नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। आज की इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तू के प्रारंभिक जीवन और उनकी प्रमुख रचनाओं और प्रमुख कथनों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व थ्रेस स्थित स्तागिरा नामक जगह पर हुआ था, जो यूनान का उपनिवेश था। अरस्तू प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस के रूप में अरस्तू को जाना जाता है। अरस्तू के पिता का नाम निकोमाकस और माता का नाम फेस्तीम था। अरस्तू का लालन पालन कुशहाल परिवार और कुलीन परिवार में हुआ था। अरस्तू के पिता निकोमाकस मैसिडोनिया के राजा अमनतास द्वितीय का राजवैद्य था। यानी अरस्तू का पैतृक पेशा चिकित्सा तथा दूसरी बात यहाँ स्पष्ट है कि अरस्तू का परिवार राज परिवार से भी जुड़ा हुआ था। चिकित्सा जैसी पारिवारिक पेशा के कारण ही अरस्तू को जीव विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धति में रुचि थी। अरस्तू महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। अरस्तू दुनिया के बड़े विचारकों में से एक थे। उनके लेखन के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल हैं। अरस्तू का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है: मिट्टी, जल, वायु, अग्नि। उनके मत अनुसार सूरज, चांद, सितारे जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण हैं और ईश्वरीय हैं, और ये सारे 5वें तत्व से बने हैं, जिसे वे ईथर कहते थे। इस प्रकार अरस्तू के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। 17 वर्षीय अरस्तू को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वो वहाँ 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो पिता की मृत्यु के बाद अरस्तू अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए प्लेटो की अकादमी में गए और प्रवेश लिया। उस वक्त प्लेटो की अरस्तू की आयु 18 वर्ष थी। अरस्तू ने एक प्रसंग में कहा है कि प्लेटो मुझे प्रिय अवश्य हैं, परंतु उससे भी अधिक प्रिय सत्य है। अरस्तू जब प्लेटो के सानिध्य में गया, उस समय प्लेटो अपनी अंतिम एवं यथार्थ रचना लॉज लिख रहे थे। प्लेटो दर्शन के आदर्शवादी पथ छोड़कर यथार्थवादी पथ की ओर मुड़ चुके थे। इससे जाहिर है कि उनके प्रिय शिष्य अरस्तू पर भी लॉज के यथार्थवादी पहलुओं का प्रभाव पड़ा। अरस्तू प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य थे। प्लेटो ने अरस्तू को अकादमी का मस्तिष्क, सर्वोत्तम पाठक एवं ज्ञान साकार रूप कहा। अरस्तू पुस्तक संग्रह करने के काफ़ी शौकीन थे और वह अपने घर को पुस्तकालय के समान बना रखा था। इसलिए प्लेटो ने अरस्तू के घर को पाठक का घर कहा। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तू ने प्लेटो की अकादमी का प्रधान बनना चाहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि प्लेटो का भतीजा एप्यूसिप्पस अकादमी का प्रधान बन गया। अरस्तू के जिगरी दोस्त का नाम हर्मियस था। हर्मियस की भतीजी पिथियास से अरस्तू ने शादी की और पिथियास से अरस्तू को एक पुत्री प्राप्त हुई, किंतु कुछ ही दिनों बाद पिथियास की मृत्यु हो गई। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अरस्तू हर्पिलिस नामक औरत के साथ बगैर विवाह किए रहने लगा और इससे एक पुत्र
ने जन्म लिया, जिसका नाम भी उन्होंने अपने पिता के नाम निकोमाकस को रखा। अरस्तु के प्रिय मित्र अर्मियस को एक ईरानी सेनापति ने धोखे से में डालकर हत्या कर दी, जिसका अरस्तु के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरस्तु एशिया लोगों को बर्बर मानने लगा और इसी कारण उसने शिष्य सिकंदर को एशिया पर आक्रमण करने की शिक्षा दी। यहाँ स्पष्ट है कि तत्कालीन यूनान में नगर राज्य यानी छोटे छोटे राज्यों की अवधारणा का विश्वास किया जाता था, जबकि सिकंदर की नीति साम्राज्यवादी थी। अपने मित्र की मृत्यु से दुखी होकर अरस्तु मितिलेन चला गया और वहां उसने जीव विज्ञान संबंधी ग्रंथ लिखे। सिकंदर को शिक्षा प्रदान करने के बाद अरस्तु एथेंस वापस आया और 335 ईसा पूर्व लाइसियस नामक विद्यापीठ की स्थापना की और 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तब अरस्तु बिस्पान के वह से एथेंस छोड़कर भाग चला। 322 ईसा पूर्व में अरस्तु ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह उल्लेखनीय है कि अरस्तु पर एथेंस वासी ईश निंदा का आरोप लगाते थे। अरस्तु को गणित छोड़कर अन्य विषयों में काफी रुचि थी। अरस्तु के मतानुसार राज्य को नागरिकों के लिए एक विद्यालय होना चाहिए। अरस्तु और दर्शन। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर का अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का आरोप भी लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चालसी चले गए। अब प्लेटो के प्रारंभिक जीवन के बारे में सामान्य जानकारी लेने के बाद हम उनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करते हैं। अरस्तु की रचनाएं प्लेटो की तरह संवाद शैली में न लिखकर निबंधात्मक शैली में लिखी है। अरस्तु ने नाटक राजनीति शास्त्र को साहित्य नाटकीय से मुक्त कराया। अरस्तु के द्वारा बहुत से ग्रंथों की रचना की गई। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु ने 350 से लेकर 400 तक के आसपास ग्रंथों की रचना की। अरस्तु के समस्त ग्रंथों को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 12 भागों में प्रकाशित किया। कुछ रचनाएं अब सुरक्षित है और कुछ लुप्त हो चुकी है। जिनमें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। सबसे महत्वपूर्ण रचना जिनको ये उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में जाना जाता है वो है उनकी पॉलिटिक्स। अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्वरूप वाली रचना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी यह राजनीतिक दर्शन की प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स भावना व कल्पना पर आधारित न होकर व्यावहारिक यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत है। जेलर महोदय का कहना है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। वही वारकर महोदय ने इसे राजनीति चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य की संज्ञा दी है। पॉलिटिक्स का संपूर्ण ग्रंथ 8 भागों में विभाजित है। पॉलिटिक्स के अलावा महत्वपूर्ण रचनाओं में इनकी अन्य रचना है ऑन द शॉल, जिसमें इन्होंने आत्मा के देहांतर और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। एक और पुस्तक है इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें इन्होंने दुनिया के लगभग 150 से अधिक देशों के संविधानों का तुलनात्मक वर्णन किया है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मेटाफिजिक्स, जिनमें इन्होंने आचरण से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। एक है कैटेगरीज,
ये एक तार्किक रचना है। टॉपिक्स, ये भी एक तार्किक रचना है। अन्य रचनाओं में इनकी है प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, सेंस ऑफ सेंसिबिलिया, ऑन मेमोरीज, ऑन स्लीप, ऑन ड्रीम्स, ऑन डेविनेशन ऑफ स्लीप, ऑन लेनेथ एंड सर्टनेस ऑफ लाइफ, ऑन यूथ, ओल्ड एज। अन्य कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम प्लेटो के सामान्य जीवन की जानकारी और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी लेने के बाद उनके द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे अनमोल विचार दिए गए थे, अनमोल बातें कही गई थी जो आज के ज़माने में भी राजनीति और सामान्य जीवन में प्रासंगिक है। उन कुछ अनमोल विचारों को के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो कहते थे, अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी होती। वो कहते हैं, एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जो आज भी प्रासंगिक है। किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। अरस्तु कहते हैं कि दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा, चाहे उसके पास बाकी सब कुछ हो। अरस्तु का के अनमोल वचन था कि मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। अरस्तु का विचार था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। अरस्तु कहते थे कि कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। अरस्तु कहते थे, बुरे व्यक्तित्व पश्चाताप से भरे होते हैं। अरस्तु का अनमोल विचार था कि डर बुराइयों की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। अरस्तु कहते थे, जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। ये व्याख्यान भी, ये वचन भी आज भी प्रासंगिक है। अरस्तु कहते हैं कि खुशी हम पर निर्भर करती है। अरस्तु का कहना है कि संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार है। अरस्तु कहते हैं, मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। अरस्तु कहते हैं, मनुष्य के सभी कार्य इन सातों में से किसी एक या अधिक वजहों से होते हैं। वे हैं मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून, इच्छा। अरस्तु का कहना है, चरित्र को हम अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी माध्यम कह सकते हैं। अरस्तु का कहना है कि सभी भुगतान युक्त नौकरियां दिमाग को अवशोषित व अयोग्य बनाती है। अरस्तु का कहना है कि प्रकृति की सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ अद्भुत है। मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु में अपने आप में कुछ स्पेशलिटी है, कुछ विशेषता है। अरस्तु कहते हैं कि आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो, कुछ मत बनो। ये सभी जो उनके द्वारा समय समय पर किसी विषय को लेकर दिए गए वचन या विचार आज के ज़माने में भी हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।